Okay, the 25th question is the quarterly profits of the three companies are given below. Quarterly profit दे रखा है उन्होंने. Calculate their standard deviation and coefficient of variation. Standard deviation भी find out करना है और coefficient of variation भी find out करना है. Which company is more solid? Solid मतलब कौन सी कंपनी अच्छी है, ये अपने को पता करना है. कंपनी ए और कंपनी बी दे रखा है अपने को. इन दो कंपनी से रिलेटेड अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सी कंपनीज अच्छी है दोनों में से. और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन? बेस्ड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. जिसका कोएफिशिएंट ज्यादा वो अपन कंसीडर नहीं करते हैं, जिसका कोएफिशिएंट कम अपन उसको कंसीडर करते हैं. अगर मैं आपको जरा यहाँ पे एक झलक दिखा दूं, थोड़ा वो पुराना हो गया होगा आपके लिए सब कुछ, तो ये रहो. जो इसका कोएफिशिएंट कम वो लेना है, जिसका कोएफिशिएंट ज्यादा वो नहीं लेना है, क्योंकि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होता है वो लेस कंसिस्टेंट होता है, मतलब सॉलिड नहीं है वो. और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है वो सॉलिड है. सो अपने को जिसका कोएफिशिएंट कम आएगा जो कंपनी का, अपने को वो कंपनी सिलेक्ट करना है. ठीक है, चलो. सो 25th क्वेश्चन यहीं पे हो सकता है तो मैं यहीं पे करने की कोशिश करूंगा ये पूरे रीजन में. ठीक है, देखो उनके क्वार्टरली दे रखे, जनवरी से मार्च दे रखा है 9.5, 15.5. ये क्या दे रखा है, लेकिन प्रॉफिट्स दे रखा है उन्होंने, प्रॉफिट. ठीक है, ये पूरा इन्होंने दे रखा है यहाँ पे. अब ये मैं सब पेन के ठीक है. अब देखो उन्होंने ये प्रॉफिट दे रखा है मेरे को यहाँ पे, ये 8.6 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 18.8 अक्टूबर से दिसंबर का. ठीक है, तो अब ये फिलहाल के लिए तो यहाँ पे अपन कंसिडर कर लेंगे, और इसको अपन है ना, इसको अपन अपने स्पेस के लिए इस्तेमाल कर लेंगे मस्त. ठीक है, अपना यहाँ पे मस्त यूटिलाइजेशन हो जाएगा स्पेस का. ओके, अक्टूबर से दिसंबर क्या है, 8.6 और 18.8. सो देखो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे को फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन कंपनी ए के लिए मैं रेड ले लेता हूँ और कंपनी बी के लिए मैं ऑरेंज ले लेता हूँ. ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं जनरल फॉर्मूला लिखूँ तो वो रहता है मेरा समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. तो मेरे को पहले समेशन एक्स निकालना पड़ेगा, उससे मेरे को मीन मिलेगा. मेरे को समेशन एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, समेशन एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा. तो देखो मेरे पास में एक्स गिवन है, ये प्रॉफिट्स का मैं निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं प्रॉफिट को एक्स कंसीडर करूंगा. सो मेरा समेशन एक्स कितना हो जाएगा, मेरा समेशन एक्स कितना हो जाएगा भाई, मेरा समेशन एक्स हो जाएगा 9.5 प्लस 13.7 प्लस 10.4 प्लस 8.6 42.2. ये क्यों किया मैंने, मेरे को क्या करना है पता है क्या, मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को कंसीडर करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है मीन, क्योंकि ये देखो ये मीन यहाँ पे चाहिए मेरे को. तो मैंने क्या किया, मैंने समेशन एक्स निकाल लिया. वैसे ही यहाँ का समेशन एक्स आएगा 42.5 हो गया. यहाँ का समेशन एक्स कितना आएगा मेरा कंपनी बी का, 78.9 आता है क्या, 15.5 प्लस 21.2 प्लस 23.4 प्लस 18.8 78.9 आ गया. ठीक है, सो मेरा इसका मीन कितना आ जाएगा, देयरफॉर एक्स बार का मीन हो जाएगा मेरा 42.2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे पास में 4 इसका प्रॉफिट दे रखा है उन्होंने, 10.55. सो मेरा हो गया ये 10.55. सो मेरा इसके फॉर्मूले में ये निकल गया, मेरा ये नहीं निकला, एक्स निकला, तो मेरा एक्स बार कितना हो जाएगा. सो ये मेरा हो जाएगा एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा मेरा 111.3 3025. चलो ठीक है, ये आ गया मेरा इतना. अब सिमिलरली मैं निकाल लेता हूँ एक्स बार, तो वो हो जाएगा 78.9 डिवाइडेड बाय 4 19.725. सो ये हो जाएगा मेरा एक्स बार स्क्वायर जो कि रहेगा 389.75625. सो मैं 389.4 डिजिट ले लेता हूँ, 0756, ये 0025 ले लेता हूँ. चलो ठीक है,
यह आ गया मेरा एक्स बार स्क्वायर दोनों कंपनी का मीन निकल गया मेरा। अब मेरे को फॉर्मूला में समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मेरे पास में ये एक्स है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 9.95 इंटू 9.95 एम प्लस 13.7 इंटू 13.7 एम प्लस 10.4 इंटू 10.4 एम प्लस 8.6 इंटू 8.6 प्लस एम आर सी 406.06। तो मेरा समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ गया, समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 406.06। ओके, सिमिलरली मेरा समेशन एक्स स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 15.5 इंटू 15.5 इंटू 15.5 एम प्लस 21.2 इंटू 21.2 एम प्लस 23.4 इंटू 23.4 एम प्लस 18.8 इंटू एम आर सी 1590.69। देखो यह आना चाहिए तुम्हारा भी 1590.69 1590.69। ओके, अब अपने पास में सब डेटा अवेलेबल है। मेरा n कितना है 4 और यहाँ पे भी मेरा n इक्वल टू 4 है। सो अब मेरे पास में सब कुछ डेटा है। मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालता हूँ पहले, ठीक है, मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेता हूँ। मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन लिखूँ, मेरे पास में सब डेटा तो है ही। सो मैं अगर इसको n से डिवाइड कर दूंगा, मैं पहले ये निकाल लेता हूँ यहाँ का, क्योंकि मेरे पास में कैलकुलेटर पे वो है ही, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 389.075625 8.596875। इसका चाहिए मेरे को स्क्वायर रूट 2.93। सो मेरा ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन इसका, जो कि है 2.93, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, सो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 406.06 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, ओके इसमें कुछ तो गलत हो गया मेरा, कुछ तो गलत हो गया मेरे से। $10.55 और ये कितना आ रहा है 40.06 आ रहा है क्या, 406 नहीं 460 है, सॉरी ये 460 है, हाँ मैंने लिखने में गलती कर दी, 460 है। 460.06 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 111.3025 इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 1.92। सो ये आ गया। अब यहाँ से तो मेरे को क्लियर ही पता चल रहा है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम वो मेरी कंपनी फेवर में रहेगी। देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका आ जाएगा 192%। अरे नहीं, मीन से डिवाइड करना ही भूल गया मैं तो पहले, हाँ। सो ये आ जाएगा 1.92 डिवाइडेड बाय मीन, मीन कितना है मेरा 10.55 इंटू 100 इंटू 100। तो ये कितना दे देगा मेरे को भाई, ये कितना दे देगा 1.92 डिवाइडेड बाय 10.55 18.19%। ये हो गया CV A का। अब उसी हिसाब से मेरा CV इज इक्वल टू 2.93 डिवाइडेड बाय एक्स बार इज 19.725, कंपनी B शायद प्रेफरेबल रहेगी, 19.725 इंटू 100, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा है, इसका न्यूमरेटर भी बड़ा है उस हिसाब से, फिर तो 19.725 इंटू 100 14.85 मैंने बोला ना %। इसको मैं राउंड फिगर में 15 भी ले सकता हूँ, इनका आ रहा है क्योंकि 15 इनका 15 आ रहा है 2. अच्छा उनका 2.96 आया था, ठीक है, उनका डेसिमल में और अपने डेसिमल में स्लाइट डिफरेंस है, सो इसलिए हाँ उनका 15 आया और अपना 14.85, वॉट एवर इट इज़।
वॉट एवर इट इज। अपने को यहां से पता चल रहा है कि विच कंपनी इज मोर सॉलिड, कंपनी बी इज मोर सॉलिड, कंपनी बी इज मोर सॉलिड। ये किस पे से कंक्लूजन बनाया मैंने, क्योंकि मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या था, कम था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम था इसलिए। चलो 27th, comment on the statement after the settlement the average weekly wage in the factory has increased from 8 to 12, standard deviation has increased from 2 to 25. After the settlement the wage higher and more uniform. ये अपने को इस पे एक अपने को कमेंट देना है, मतलब अपने को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है और मेरे को देना है कि ये जो अपने को उन्होंने बोला है ये कमेंट पे कि मेरा जो वेरिएशन है वो कैसा है और ये जो मेरा जो चेंजेस हुआ है वो कैसा है। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट आफ्टर द सेटलमेंट द एवरेज वीकली वेज इन द फैक्ट्री वो इंक्रीज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी इंक्रीज हो गया, तो आफ्टर सेटलमेंट द वेज हायर एंड मोर यूनिफॉर्म। आफ्टर द सेटलमेंट द वेज हैज बिकम, यहां पे एड ऑन करो, द वेज has become higher and more uniform। इसका मतलब अपना वेरिएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आना चाहिए, यूनिफॉर्म बोल दिया ना, यूनिफॉर्म, इसका मतलब अपना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। ठीक है, सो अपन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कंपेयर करके निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बिफोर सेटलमेंट निकालेंगे, बिफोर सेटलमेंट, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आफ्टर सेटलमेंट निकालेंगे और देखेंगे आफ्टर सेटलमेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शुड बी लेस, ये लेस होना ही चाहिए, लेस होगा तभी ये स्टेटमेंट वैलिड होगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट ही वैलिड नहीं होगा। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। ठीक है, 27th, जगह ही नहीं है क्या, है ना, यहाँ पे नीचे है। ठीक है, 27th क्वेश्चन में मेरा बिफोर सेटलमेंट आई होप मेरा स्पेलिंग सही है, बिफोर सेटलमेंट मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मैंने कौन सा कलर दिया है, रेड। बिफोर सेटलमेंट मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, बिफोर सेटलमेंट मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। मेरा सिग्मा क्या था बिफोर, मेरा सिग्मा था 2 अपॉन मीन था 8 इंटू 100, सो ये आ गया 1/4 दैट इज 25%। और इसी हिसाब से आफ्टर सेटलमेंट मेरा CV आ गया, तो मेरा सिग्मा है 2.25 डिवाइडेड बाय मीन है मेरा 12, क्योंकि एवरेज वीकली वेज है, एवरेज वीकली वेज 12 हो गया, ये आ जाएगा मेरा 20.83%। देखो क्योंकि सो इसका मतलब मेरा बिफोर सेटलमेंट मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाज मैक्सिमम and after settlement मेरा coefficient of variation is कम, hence therefore after settlement my coefficient of variation is less and so the variation is also less, the variation is also less, hence the statement is valid। और इसलिए उनका जो ये जो था ये यूनिफॉर्म था और हायर था वेज आफ्टर सेटलमेंट, क्योंकि हायर भी हो गया क्योंकि उसका वेरिएशन कम है, जितना कम वेरिएशन है उतना अच्छा है, नेक्स्ट, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्कोर ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय द 3 बैट्समैन अमित सुमित कपिल आर 50, 48 and 12, द स्टैंडर्ड डेविएशन आर 15, 12 and 2, who will be more consistent of 3। मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, मेरे को अरिथमेटिक मीन दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। वेल ये बहुत सिंपल सवाल है, ये तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये तो, मतलब अमित कौन है, अमित सुमित और कपिल, इनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के मेरे को पता करना है, इफ हु इज मोस्ट कंसिस्टेंट ऑफ द 3, है ना, सवाल में क्या पूछा है, हु इज मोर कंसिस्टेंट ऑफ 3, इफ वन ऑफ द 3 इज टू बी सिलेक्टेड
हु विल बी सिलेक्टेड, जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो अपने को कमेंट देना है कि कौन सिलेक्ट होगा, अमित, सुमित या कपिल। तो इसका मैं क्या निकालूंगा, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सो अमित का स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज 15 और उसका एवरेज था 50 का। सो आई गेस सबसे ज्यादा इसका ही है, सो मोस्ट प्रोबेबली ये सिलेक्ट हो सकता है 15 डिवाइडेड बाय 50 30%। सो इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया, ए का 30%। अब अगर इन दोनों में से किसी का भी, दोनों का भी ज्यादा आ गया तो अमित सिलेक्ट हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ सुमित क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। वेल सिग्मा इसका है 12 और ये भी है 48, सो ये आ जाएगा 1/4 पॉइंट, अरे बाप रे 25%। ये और कम होगा, मतलब चांसेस है कि सुमित सिलेक्ट हो जाए। लेट्स से कपिल कितना है, ये सिलेक्ट होगा, कपिल देव। देखते हैं, ये 2 है लेकिन उसका मीन देखो सबसे ज्यादा। अच्छा अभी आप देखोगे तो ये उसका ऑलमोस्ट कुछ टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ये 6 टाइम्स है, तो कपिल सिलेक्ट होगा क्योंकि ये 6 टाइम्स डिवाइड हो रहा है 1/6, तो ये आ जाएगा 16.66 आएगा कुछ, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 16.666 आ रहा है, 16.666 रिकरिंग परसेंट। सो इसका मतलब सबसे लेस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कपिल का, और इसलिए वो ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा। हालांकि उसका एवरेज स्कोर देखो 12 ही है, पर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है, इस वजह से वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। उसमें वेरिएशन नहीं आता, वो जो भी बना रहा है, जितना भी बना रहा है कंसिस्टेंटली बना रहा है, इनका वेरिएशन चलते जा रहा है। सबसे ज्यादा वेरिएशन तो अमित का है, भले उसका एवरेज 50 का क्यों ना हो, पर वो वेरिएबल ज्यादा है। ठीक है, सो ऐसी बात है वो। सो हु विल बी सिलेक्टेड, कपिल, एंड हु इज मोर कंसिस्टेंट, कपिल इज मोर कंसिस्टेंट। ओके, सो चलो नाउ वी विल मूव ऑन टू द, ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है, आइए कंबाइंड मीन बोल रहा हूँ, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का। जैसे मैंने आपको बोला था कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए मैंने तभी नहीं लिया था, अभी ले रहा हूं मैं। द मीन and standard deviation of the marks obtained by the two groups of students consisting of 50 each are given below. Calculate the mean and standard deviation of marks obtained by all the 100 students. Calculate the mean and standard deviation of all the marks obtained by all the 100 students. ये दोनों को मिला के, ये दो ग्रुप है 50-50 के, मेरे को कंबाइंड निकालने का है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाओ, अपन शांति से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारे डेटा लगते हैं इसमें अपने को, सो मैं इसमें एक टेबल बना लेता हूँ। इसको मैं सीधा कर सकता हूँ क्या, नहीं ना। ग्रुप मीन, मैं ये सब कलर ही नहीं ले रहा हूं अब, ग्रुप मीन और ये उन्होंने दिया हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन। वाह, कुछ भी कभी भी ऐसा ले लेता है, मतलब पता है क्या, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2, मीन क्या है 60 55, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 8 and 7। चलो मेरा N1 N2 क्या हो गया 50 50। ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या हो गया, सिग्मा 1 8 सिग्मा 2 7।
मेरा मीन x1 बार और x2 बार क्या हो गया 60 55। अब फॉर्मूला क्या है भाई, ये देखो मेरे को n1 पता है, n1 n2 भी पता है, मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2 पता है, मेरे को d1 d2 नहीं पता है। सिर्फ d1 क्या है, तो कंबाइंड मीन का पहले वाले मीन के साथ में सब्ट्रैक्शन, d2 है कंबाइंड मीन का सेकंड मीन के साथ में सब्ट्रैक्शन। तो मेरे को पहले तो कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्शन निकालना पड़ेगा और मेरा फिर आंसर आ जाएगा, है ना। सो मैं ये सम यही सॉल्व कर लूँ क्या, अभी ये पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यार। एनीवेज चलो लिख लेंगे। तो देखो पहले तो मैं थोड़ा इसको यहाँ ले लेता हूँ सबको, ताकि मैं, अरे यार इतना ऊपर क्यों जाता है ये सच में। सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा 64, सिग्मा 2 स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। अब मेरा आ जाएगा x1 2, ये हो जाएगा मेरा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, ठीक है। सो ये हो गया 50 इंटू 60 m प्लस 50 इंटू 60 m प्लस 50 इंटू 55 MRC डिवाइडेड बाय 100। सो ये हो गया 30। अरे पक्का नहीं, गलत हो गया कुछ तो। 50 इंटू 60 एम प्लस 55 इंटू 50 MRC अरे डिवाइड 5750 डिवाइडेड बाय 100, 5750 डिवाइडेड बाय 100 मेरे को ये मिल जाएगा 57.5। सो मेरा आ गया x1 x2। सो मेरा आ जाएगा d1 जो कि रहेगा 50, हाँ d1 माइनस में भी आया तो चलेगा क्योंकि अपन उसका स्क्वायर लेने वाले हैं। सो मेरा वो आ जाएगा 57.5 माइनस 60, सो ये हो जाएगा 2.5 माइनस में, तो मेरा d1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 6.25। सिमिलरली मेरा d2 रहेगा 57 माइनस 57.5 माइनस 55 2.5, वो भी 2.5 ही आया। कैसे क्या, हाँ 5 ऊपर 5 नीचे, 5 ऊपर 5 नीचे। सो ये हो जाएगा मेरा 2.5, ये हो जाएगा मेरा d2 स्क्वायर 6.25। So now that everything is with me, I just have to use the formula, and that formula is sigma 1 2 is equal to under root n1 into sigma 1 square, n1 into sigma 1 square, 50 into 64, 50 into 64। so ये हो जाएगा मेरा 50 into 64। मैं लिख लूँ क्या, चलो लिख लेता हूँ मैं 50 इंटू 64 प्लस n2 क्या है 50 इंटू मीन 2 क्या है, मतलब सिग्मा 2 क्या है 49 प्लस n1 d1 स्क्वायर, n1 इज माई 50 इंटू d1 स्क्वायर इज माई 6.25। सिमिलरली n2 d2 भी मेरा सेम ही है, तो वो 2 टाइम्स हो गया। सो ये बेसिकली 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि n2 भी मेरा सेम ही है, सभी मेरा सेम है यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा 2 टाइम्स, $6.25 होल डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि n1 प्लस n2 होता है, n1 प्लस n2 50 प्लस 50। थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं तो लिख ही लेते हैं। अंडर रूट, अब मैं इसको पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ, डिवीजन में 100, ठीक है।
50 इंटू 64, 50 इंटू 64 एम प्लस 50 इंटू 49 एम प्लस 100 इंटू 6.25, मतलब ये हो गया 100 इंटू, हाँ मैं एक बार कर ही लेता हूँ, अभी कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ मैं तो, एम प्लस एम आर सी 6275, 62.75 का स्क्वायर रूट, 62.75 का स्क्वायर रूट, सिग्मा 12 इज 7.912, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट। समझे? सो ये बस डेटा कलेक्ट करो और पूरा लेबर वर्क जिसको बोलते हैं ना, मैकेनिकल वर्क है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप चीज है ये सब। ठीक है, सो अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन अपने ये चैप्टर का और अपना ये एमओडी के सेशंस का। यहाँ पे वी विल बी डन विद द चैप्टर और आप एलिजिबल हो जाओगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करने के लिए। आपको मैंने सब कुछ इसमें कवर करा दिया है, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर नीडेड फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। द लास्ट क्वेश्चन is after settlement the average weekly wage of the factory has increased from 8,000 to 12,000, standard deviation from 100 to 150. After settlement the wage has become higher and more uniform. Do you agree? ये हम अग्री तब करेंगे जब हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आफ्टर सेटलमेंट क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, इट इज द सिमिलर क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चन विद दैट ऑफ द कंपनी ए, कंपनी बी का है यहाँ पे 25th क्वेश्चन को सिमिलर है वो एग्जैक्टली पर हम चेक करेंगे कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये सेम इसके जैसा है। ये देखो यहीं पर ये सब कुछ। तो बिफोर सेटलमेंट मैं बस अब वैल्यूज चेंज करने वाला हूं, सो मैं इसको मिटा देता हूं। बिफोर सेटलमेंट मेरा एवरेज था 8000 और मेरा ये था 100, सो 8000 डिवाइडेड बाय 100 ये हो गया इंटू 100, 80 इंटू 100। मीन, अच्छा मीन था मेरा 8000, ओके 100 डिवाइडेड बाय 8000 इंटू 100 ये हो गया 1.25, 100 डिवाइडेड बाय 8000 इंटू 100 ये हो गया मेरा 1.25%। ठीक, अगर ये 1.25 से नीचे आ गया तो ठीक, अगर ऊपर आ गया तो वी डू नॉट अग्री, वी डू नॉट अग्री। ये फिलहाल मिटा देते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ये क्या है यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाय 12,000, सेम आ गया। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बिफोर सेटलमेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आफ्टर सेटलमेंट, मतलब मैं अगर ऐसा लिखूं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बिफोर सेटलमेंट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आफ्टर सेटलमेंट, यह आ गया मेरा। देयर इज नो मोर यूनिफॉर्मिटी, जैसा था वैसा चल रहा है, जैसा था वैसा चल रहा है। सो क्या मेरा यहाँ पे यूनिफॉर्म और इंक्रीज हुआ क्या वेजेस हायर? पहली बात तो नहीं। क्यों? क्योंकि जितना मैं पहले ही वेरिएट हो रहा था, मेरा वेरिएशन जितना पहले था सेटलमेंट के बाद में भी उतना ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों भी मेरे सेम आ गए, एक भी ज्यादा और एक भी कम नहीं आए। तो जो हालत मेरी पहले थी वही हालत मेरी अभी भी है, इवन दो चीजें बड़ी है तब भी। इसलिए क्या मेरा वेजेस हायर और मोर यूनिफॉर्म हुआ क्या? नो, देयर इज नो मोर यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि जो हाल पहले था वही हाल अभी है, तो यूनिफॉर्मिटी आई नहीं है। यूनिफॉर्मिटी तब आती है जब कुछ चेंजेस होता है पॉजिटिव साइड में, तो यूनिफॉर्म में तब हुआ तब मैं पॉजिटिव साइड में चेंज हुआ। सो लेस यूनिफॉर्म और मोर यूनिफॉर्म की बात करो तो ये मोर यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। इवन आई एम नॉट मोर यूनिफॉर्म, मैं लेस यूनिफॉर्म के साइड में ही हूं, ऐसा कंसिडर करो। सो डू यू अग्री? नो, द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, that is we do not agree, that is we do, there is no change, there is no change in wages, there is no change in wages। जो चेंज पहले था, जो हाल पहले था वही हाल अभी है। ऐसा समझ लो कि पहले महंगाई के हिसाब से मैं 10,000 कमा रहा था, अब महंगाई के हिसाब से मैं 20,000 कमा रहा हूं। मेरा सेविंग्स तब भी उतना ही हो रहा था, अब भी उतना ही हो रहा है। जस्ट बिकॉज महंगाई बढ़ गई है तो मेरा इनकम भी बढ़ गया क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, बस।
ये है वो कारण, ये है वो चीज़ यहाँ पे, ठीक है। भले ही आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट दिख रहा रहेगा, बट यहाँ पे इंक्रीमेंट उस हिसाब से हुआ है तो वहाँ पे उसका खर्चा भी अकॉर्डिंगली उतना ही हो रहा है, तो वेरिएशन उतना ही बढ़ रहा है उसका। और क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन इतना हो नहीं रहा है पहले और अब बाद में केस में, इसका मतलब जो पहला हाल था वही अभी भी हाल है, बस नंबर्स थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं बड़े, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे भले ही आपका ये एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब जो हाल पहले था वही हाल अभी है। एंड हेंस कि देयर इज नो इंक्रीज इन वेज बिकॉज देयर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द वीकली वेजेस। एंड हियर वी आर डन विद द चैप्टर measure of dispersion. We have considered a lot examples, 32 examples कम नहीं होते हैं। सो हर एक के लिए ऑलमोस्ट तीनों सीरीज़ के लिए एक दो एग्जाम्पल तो देख ही लिए हैं, और अलग अलग टाइप के भी एग्जाम्पल्स देखे हैं हमने। काफ़ी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे भी 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, फिर आपके पास में कंबाइंड मीन पे भी 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। सो कुल मिला के आपके पास में अच्छा खासा पैकेज है एग्जाम्पल्स का। यहाँ पे आपके पास में मॉड्यूल है करने के लिए, तो आपके पास में अच्छा खासा कलेक्शंस है एग्जाम्पल्स का, और आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का, और आपके ये चैप्टर को काफ़ी आपका स्ट्रेंथ बनाना, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ओके। आगे थोड़ी चीज़ें थोड़ी बदलने लगती है, थोड़े फॉर्मूले और बड़े हो जाते हैं। तो पहले 2-3 चैप्टर और आखिरी के 2-3 चैप्टर इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर। प्रोबेबिलिटी तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट है ही, बिकॉज इट्स प्योरली लॉजिकल चैप्टर, उसमें इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल एनीवेज। सो यहाँ पे वी आर डन। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।